मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन रे ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक 19 है हमारा। एक तो लेटरल शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, उसके बाद अपन बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये TIR। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर लेटरल शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। तो इससे पहले लेक्चर में अपन शिफ्ट तो बात करी थी, आज अपन बात करते हैं लेटरल शिफ्ट। सपोज ये कोई स्लैब है T मोटाई की, इसका रेफरेंस इंडेक्स म्यू, ये रेज इंसिडेंट रे आई, ये R, और ये रेज वापस R होगा और ये वापस सेम मीडियम है तो इसी एंगल से निकल जाएगी। तो ये रेज एक्चुअल में इस तरह जानी चाहिए थी, लेकिन इतना एंगल ये डेविएटेड हो गई। मतलब ये एंगल आपका देखें तो डेविएशन जो एंगल हो रहा है ये एंगल है I-R। तो अपन को लेटरल शिफ्ट क्या होता है कि ये रेज कितना लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। ये है लेटरल शिफ्ट। इस पर 90 डाला कि ये अपने पोजीशन से इतना शिफ्ट होगी नीचे। डेविएशन तो I-R है, लेटरल शिफ्ट ये है, मतलब ये D। तो अपनी प्रॉब्लम यही है कि इसी को कैलकुलेट करना है। ये A है, B, ये C। तो लेटरल शिफ्ट इक्वल टू D। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इस ट्रायंगल की सहायता से AB प्लॉट कर लेते हैं। ये ना ये तो T अपॉन AB, ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, इसको D दे दो ना। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया cos R। तो T इक्वल टू AB निकालना ना, AB निकालना, AB इक्वल टू T अपॉन cos R या T sec R, T sec R। अब अपन ट्रायंगल की बात करते हैं इसके बाद। तो ये तो ट्रायंगल अपन ने लिया था ABD, ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल अपन बात करते हैं ABC में, ABC में। अच्छा ये एंगल क्या हुआ, अपन को निकालना D। अच्छा ये आपका I था और इसमें R का तो I-R। तो साइन अगर ये I-R है तो D अपॉन AB साइन I-R, क्योंकि एंगल आपका राइट एंगल हो गया ना। ये आपका परपेंडिकुलर, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और AC के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो साइन I अपॉन R इक्वल टू D अपॉन AB अपन ने निकाल चुके हैं पहले। तो D इक्वल टू AB साइन I-R, और AB की वैल्यू वहाँ से ले लो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड है, इसकी वैल्यू रख दो। तो AB की जगह T अपॉन सेक R, तो T सेक R साइन I-R। या लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इक्वल टू T अपॉन cos R साइन I-R। ये D हो गया, ये अपना फॉर्मूला, इसको डब्बे में बंद कर लो। ये हो गया T अपॉन cos R साइन I-R।
आर कैसे निकालोगे? रेफरेंस इंडेक्स से। तो एक क्वेश्चन लेता अपन इस पर, देखो सपोज इसको मैं रब कर देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना ये, इसको हो गया लेटरल शिफ्ट, ये लिख लेटरल शिफ्ट बराबर सपोज ये स्लैब है और इसकी टी है 10 सेंटीमीटर और इसका रेफरेंस इंडेक्स म्यू है √3। ये इंसिडेंट एंगल 60 है, तो आपको लेटरल शिफ्ट निकालना है। तो यहाँ पे आर की जरूरत पड़ेगी ना पहले, आर, तो ये आर हो गया, तो ये एयर है, एयर में म्यू रेफरेंस इंडेक्स कोई भी मीडियम हो उस हिसाब से आर निकाल लेना। तो 1 × sin 60 = √3 भाई μ1 sin I1 = μ2 sin R, वही लिख रहा हूँ। μ1 sin 60 = √3 sin R, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये √3 sin R, √3 से √3 कैंसिल, तो sin R 1/2, तो R कितना आ गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो एंगल ये 30 डिग्री हो गया, अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो D = अच्छा sin I - R कितना होगा? क्योंकि 60 है सीधा और ये R है, तो ये एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा I - R भी 30 डिग्री। तो लेटरल शिफ्ट होगा T आपका 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय cos R, cos 30 और sin 60 - 30, तो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 और cos 30 √3/2 अपॉन 2 पर चल जाएगा और sin 30, तो ये 20 √3 × 1/2, तो ये हो जाएगा, काट दोगे तो आएगा 10 अपॉन √3, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा डी आंसर। तो अपन ने पढ़ा लेटरल शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं कि इसको आगे जाती है ये रेस जहाँ से टकराती है, ये कितना, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब अपना टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, पॉज करके उतार लेना इसको। देखो देखो ये आपका डेंसर है मीडियम, ND लिख दिया मैंने इसको, ये रियर है, रियर RAERE। देखो इसमें रेज अगर सपोज ये इंसिडेंट एंगल है तो रिफ्रैक्ट एंगल ये नॉर्मल है, तो ये R ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये रे अगर इसको रेस को अगर एंगल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इससे, तो ये थोड़ा और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। I1 कर दो, ये R1 हो गया। और आगे अपन बढ़ाते हैं, एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे R बढ़ेगा, R ज़्यादा होगा क्योंकि ये रियर मीडियम है। तो एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे ये रेज 90 हो जाएगी, 90 इमरजेंस होगा, मतलब ये इसको टच करती हो जाएगी, और ये एंगल कहलाता है C, क्रिटिकल एंगल। ठीक, ये होगा इमर्जेंस, ग्लेजिंग
इमरजेंस, ग्रेजिंग टच करती हुई जाती है। इमरजेंस। अब इससे थोड़ा और एंगल अपन बढ़ा दें, फिर इसी वैल्यू निकालेंगे, इससे थोड़ा और वैल्यू बढ़ा दी, सी से ज़्यादा, मतलब ये तो सी है एक तरह का सी, मतलब ये आपका एंगल है जो आपका, कैसे समझो कि ये जो एंगल आपका आएगा आई ग्रेटर देन सी है। अब ये उसी मीडियम में लौट जाती फिर, और रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन। ये अगर आई है तो ये आर, मतलब ये रिफ्रैक्शन स्टॉप खत्म हो जाता है और रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन होता है। इस केस में आई इक्वल टू आई होता है। अब बिना मतलब मिरर नहीं है, सिंपल मिरर नहीं है, प्लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर के बराई आपका मतलब मिरर की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे रिफ्लेक्शन होता है। इसको बोलते हैं टोटल, इस घटना को बोलते हैं TIR। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसमें भी थोड़ा बहुत रेस तो रिफ्लेक्ट होती है, 5% 10%, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरी, क्योंकि जैसे आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है सरफेस से, लेकिन इसमें पूरी की पूरी रेज ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अपन को ये वैल्यू निकालनी है सी की, वो एंगल है मिनिमम, कि जिससे ज़्यादा एंगल अपन रख दें, वो मिनिमम एंगल जिससे ज़्यादा एंगल रखने पर रेज वापिस उड़ी मीडियम में आ जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो अपनी ये रहे कि सी होगा कितना, ठीक। तो ये आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो क्या बनता है। तो इंसिडेंट एंगल, अच्छा इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए देखो साइन सी, और ये है एनडी। एनडी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम, तो इसी मीडियम है डेंसर। और फिर है एन आर साइन 90। तो साइन सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन टी, ये एंगल। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रियर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्ट डेंसर मीडियम, मतलब ये वैल्यू हमेशा ही, क्योंकि ये एन आर कम होगा और एन डी ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, मतलब ऊपर हमेशा छोटा है नीचे बड़ा है ये। तो ये दो मीडियम की प्रॉपर्टी है, दो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मीडियम। तो अगर आपको दो वैल्यू रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे दें, तो आप डेंसर और रियर का पता हो तो एन आर अपॉन एन डी कर दो, तो उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स आ जाएगा। ये जैसे सपोज ये वाटर है, एग्जांपल लेते हैं अपन, और इसका सी निकालना है, और एयर है, और ये 90 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल देखो, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करना हो तो हमें डेंसर से रियर में डालना, डेंसर से रियर में जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्रिटिकल एंगल पूछे तो वो तो एन आर अपन एन डी है। फिर ये कि अपन को कोई घटना नहीं घटनी, मतलब ये होना चाहिए, मतलब अपन को तो वैल्यू निकालनी है, तो एन आर अपन एन डी से निकल जाएगा। देखो तो साइन सी, अच्छा एन आर कितना होगा 1, और पानी का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है 4/3, तो होगा 3/4। तो ये सी करीब होता है 8, लगभग 19 डिग्री होता है, 49 डिग्री, मतलब 49 डिग्री के करीब। तो ये 90 हो, 49 से थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो वापिस उसी मीडियम में लौट जाएगा। ठीक है, वाटर के लिए लेते हैं, ये तो था वाटर के लिए, सॉरी ग्लास के लिए। ये सपोज ग्लास है और ये एयर है, क्रिटिकल एंगल पूछे
ये C, ये 90, तो साइन C NR कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियल मीडियम 1, ये होगा 3/2, 2/3, तो ये C लगभग आता है 42 डिग्री, 42, तो साइन की टेबल होती है 2/3, 42 डिग्री आता है ये कि 42 डिग्री से 42 पे तो 90 होगा, 42 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। एक और, जैसे एक और आपका ग्लास है और इधर वाटर है, फिर C निकालना, ये 90, तो साइन C इजिकल टू म्यू वाटर, ये एन वाटर के लिए एन वाटर का कितना होता है, एन वाटर अपॉन एन ग्लास, वाटर हो गया 4/3, 3/2, 8/9, तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। तो आपको डेंस और रियर का रेफरेंस इंडेक्स दे रखा हो तो आप निकाल सकते हो, रेफरेंस इंडेक्स दे रखा हो तो। अब ये देखो, अगर आपका देखो ये डेंसर है और अपने C पे डाला और ये रियर है तो 90 होगा। इमरजेंस, ग्लेजिंग इमरजेंस बोलते हैं, ग्लेजिंग इमरजेंस। और सपोज ये रियर है, अगर अपन ने 90 पे भेजा, मतलब ग्लेजिंग, ये आपका रियर और ये डेंसर, भाई आई है तो आर हो जाता है, और उल्टा करे तो ये उल्टा भी तो हो सकता है। ग्लेजिंग इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब है ये एंगल है 89.99999, मतलब अप्रोक्सीमेट 90, ये आपका है। तो किससे लौटेगी, क्योंकि 90 है तो ये C हो जाएगा। वह डेंसर C है तो 90 है, 90 से भेजोगे तो C हो जाएगा, C भेजोगे तो 90 हो जाएगा। ये इंसिडेंस होगा, ये इमरजेंस रे कहलाती है, ग्रेजिंग इमरजेंस, और ये ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अब इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे और थोड़ा क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहले देखो, ये तो वो एंगल है जिस पे 90 होता है, इससे ज़्यादा होती वापिस हो तो TIR की कंडीशन फॉर TIR क्या हुआ, कंडीशन फॉर TIR, दो कंडीशन, शर्त। पहली, रेज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियर, रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियर, क्योंकि डेंसर रियर से डेंसर में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर जैसे जाएगा ना, अगर अपने मान लो सपोज रियर से किया तो ये एंगल करोगे ना तो ये इधर शिफ्ट होगी, ये आपका रियर है, ये डेंसर है तो वो इधर तो जाएगी ही नहीं ना। तो एक तो डेंसर टू रियर में होना चाहिए, और दूसरा इंसिडेंस एंगल C से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू C भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं TIR, तो C अपन उस वैल्यू से निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा एंगल रखेंगे तो वह वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो रेज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियर और दूसरा IC, ये दो वैल्यू आपकी कंडीशन होगी तो TIR हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इस पे 3-4 एग्जांपल लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सपोज ये आपका ग्लास है, ये एयर है और ये एंगल 45 है, इसका रेफरेंस इंडेक्स दे रखा है n, ग्लास 3/2। अच्छा 3/2 के लिए अपन ने भी बताया था इसका C कितना निकलता है, इसका C क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री फॉर ग्लास और एयर के लिए। अब कोई रेज इधर आ रही है सपोज, तो इसका पाथ बताना क्या होगा, कंप्लीट पाथ।
तो ये अगर जब ये इससे आएगा इंसिडेंस एंगल 0 है तो सीधी चली जाएगी। अच्छा ये 45 है, ये आपका 90 है, ये 45 है, तो इधर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये 45, ये 90, ये 45 तो टोटल, और ये आपका पूरा नॉर्मल है तो ये 45, मतलब ये नॉर्मल से 45 पे आ रही है। लेकिन ये आपका क्रिटिकल एंगल ग्लास और एयर के लिए कितना है 42, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर आ, तो ये एयर में नहीं जाएगी वापिस, तो इसका मतलब ये 45 पे ही लौटेगी, फिर ये रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी 45। अच्छा ये नॉर्मल है, ये 45 है तो ये 45 होगा, तो ये रेंज आएगी सीधी। अब ये 45 तो 90 होगी, तो ये नॉर्मल है, लेकिन इंसिडेंस एंगल ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से कौन साइड है, तो इंसिडेंस एंगल 0, तो आई जब 0 है तो आर भी 0, वैसे ये टेंसर टू रियर आ रही है तो आ जाएगी। तो ये पाथ इसका ऐसे दिखाई देगा, जो रेज इधर आ रही है वो इससे टकरा के वापस इधर आ जाएगी, क्योंकि 45 है और 45 सी से 42 से ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो ये रेज आपकी यूं टकरा रही है, ये ग्लास है और इसका रेफरेंस इंडेक्स वही 3/2 है, ये है। तो इसका कंप्लीट पाथ बताना है। देखो ये आपका 90 है एक तरह नॉर्मल, तो आई जब ये सरफेस से नॉर्मल है तो इंसिडेंस एंगल इसका 0 है, तो इंसिडेंस एंगल मैंने बताया कि जब आई 0 होता है तो आर भी 0 होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रेज सीधी में आएगी, आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। तो ये आपका 90 होगा तो ये 45 हो गया सरफेस से, लेकिन फिर नॉर्मल बनाओ यहाँ पर नॉर्मल। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास और एयर के लिए कितना है 42, सी इसका 42 है, और ये 45 पे टकराएगी नॉर्मल से, तो सी से ज़्यादा तो ये एयर में नहीं जाएगी, क्योंकि ये रियर है, ये रियर और ये डेंसर है, तो ये 40 पे 45 पे लौट जाएगी। ये आपका 90 तो ये 45, ये 45, अब ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, फिर 45 बनाएगी, 45 बनाएगी। अब यहाँ पे वही एयर है, मतलब सब जगह एयर पे रखा हुआ है, तो ये आप इधर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा 42 से ज़्यादा है ना, तो 45 पे लौटेगी, 45 पे लौटेगी, ये चल जाएगी। अच्छा देखो ये आपका 45, ये 45 नॉर्मल है तो 45, ये 45, ये 45 तो 90, तो सरफेस से 90 तो इंसिडेंस एंगल 0 हो गया, नॉर्मल से कौन साइड होगी, तो आई बराबर 0, तो आर सीधा चल जाएगी सीधी। तो ये इस तरह पाथ को फॉलो करके इधर निकल जाएगा। देखो ये 60, ये आपका वो ग्लास, तो ये 30, अखबार इधर आ रही है तो क्या होगा, देखो ये आपका फिर वापस चीज से ग्लास, और इसका कोई क्रिटिकल एंगल सी इधर का 42, तो ये है इधर। अब इसका कंप्लीट पाथ दिखाना आपको, देखो यहाँ तो 45 था इसलिए यहाँ पे भी 45 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यहाँ से क्रिटिकल, इसलिए दोनों इधर भी एयर में नहीं आएगी इधर भी नहीं, फिर ये आपका निकल जाएगी। इसमें देखते हैं ये रे सीरीज आएगी तो आई 0 है, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ये 60 है, ये 90 है, 30 हो गया क्योंकि 90, तो ये 60 हो गया। अब ये आपका 60 हो गया तो क्रिटिकल एंगल तो 42 है ना इसका,
तो क्या होगा, फिर ये 60 पे लौटेगी, 60 पे, तो ये आपका 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। आपके पास ये नॉर्मल 30 बना रहा है, 60 30, फिर ये 90, तो ये 60 और ये नॉर्मल से कितना होगा 30। अब 30 है तो ये क्रिटिकल के एंगल से क्या हुआ, कम है, तो आ जाएगी एयर के अंदर। 42 से तो कम है, तो ये मिल जाएगी, ये आ जाएगा। अब इस आर की वैल्यू निकालनी कितनी हुई, तो आपका ये रेफरेंस इंडेक्स कितना है इसका 3/2, तो 3/2 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इसका रेफरेंस इंटू साइन आर, तो ये साइन 30 3/4 साइन आर, तो ये आर लगभग 49 डिग्री, क्योंकि ये आर की लगभग 49, तो आर इक्वल टू, या तो आप ऐसे लिख सकते हो आर इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, बाकी लगभग इसका मान होता है 49 डिग्री, ये आंसर है। तो इसका कंप्लीट पाथ ही होगा, ये जाके यूँ आ जाएगी। तो मैंने ये दो तीन एग्जाम्पल लिए और एक एग्जाम्पल और लेता, अच्छा देखो, ये आपका वाटर है बीकर के अंदर, और इसमें कोई आपका ग्लास का इस तरह रखा हुआ है, ये थीटा एंगल है, ये ग्लास है और ये वाटर है। ये ग्लास है, एक रेज इधर आ रही है, इससे टकरा रही है, तो आपको निकालना है कि थीटा की वैल्यू क्या हो कि ये BC से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। व्हाट इज रेंज ऑफ थीटा, ये such that rays from या TIR from BC surface, BC from BC, मतलब कहने का मतलब ये रेस BC से बाहर नहीं निकले, TIR हो जाए। व्हाट इज द रेंज ऑफ थीटा सच दैट TIR फ्रॉम BC, इससे देखो, अब देखो यहां पे तो I = 0 है, तो ये सीधे चले जाएगी, चलो अब ये A/2 तो ग्लास में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ग्लास, ये थीटा होगा तो ये 90 - थीटा होगा, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, तो ये 90 - थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा होगा, लेकिन एंगल कितना होगा, ये आपका 90 - थीटा होगा, ये होगा। तो इंसिडेंट एंगल इस नॉर्मल से कितना बना रहा है 90 - थीटा। अगर ये 90 - थीटा डैन साइड टू रियर में जा रही है, रियर वाटर है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो ये BC के अंदर ही घुस जाएगी, वापस BC में चली जाएगी, मतलब ये वापस पानी में नहीं जाएगी, TIR हो जाएगा सर। तो कंडीशन क्या होगी कि 90 - थीटा ग्रेटर देन C फॉर TIR। अब दोनों तरफ हम साइन ले लें, तो साइन 90 - थीटा ग्रेटर देन साइन C, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन एंगल के साथ बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर साइन लगो तो दोनों तरफ साइन बढ़ेगा। अब साइन C क्या होगा इसका, साइन C
म्यू आर अपॉन म्यू डी, और म्यू आर कितना इसका पानी का रिफ्रैक्ट रियल मीडियम का 4/3 अपॉन 3/2, ये 9/8 9/8। तो ये होगा कॉस थीटा ग्रेटर देन 9/8 या थीटा लेस देन कॉस इनवर्स 9/8। ये माइनस क्यों लगाया पता है, ये लेस क्यों हो गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में तो क्या होता है, ये एरो ऐसा कैसे रहता है, लेकिन कॉस में तो क्या होता है, एंगल बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू घटती है। तो ये थीटा का मान कॉस इनवर्स नहीं गड़बड़ हो गई, साइन सी है ना 8/9 कभी एक से ज़्यादा तो होता ही नहीं है ना। ये एक मिनट, ये 8/9 है, गलत कर दिया पे 8/9 तो इसकी रेंज क्या होगी, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 8/9 से कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन और लेता है। ये कोई लिक्विड है, ये ग्लास है और ये किसी लिक्विड में डूबा हुआ है। अब ये जो रेज आ रही है यूं आ रही है और रेज इस पे टकराई, ये नॉर्मल, और यूं लौट के चली गई। ठीक है, मतलब ये है ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो जिस लिक्विड में डूबी हुई है ये आपका ग्लास है और इसका रिफ्रेक्टेंस 3/2 है। तो आपको इस रिफ्रेक्टेंस निकालना है लिक्विड का। तो फाइंड द रिफ्रेक्टेंस ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ये क्या है, रेज इस तरह जाके इसमें आ जाएगा। फाइंड द रिफ्रेक्टेंस ऑफ लिक्विड। देखो इसके अंदर क्या है, आप दो तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो ये 90 रहा है और डेंसर से रियर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल सी रहा होगा। क्रिटिकल एंगल पे 90 होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा वापस लौट जाता है। ये क्रिटिकल एंगल है जो भी 90 है। तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं इसको कि साइन सी, अच्छा सबसे पहले तो ये एंगल कितना होगा ये भी देख लेते हैं। जो देखो ये 90, ये 90, तो ये एंगल कितना बनेगा 30। तो ये सी एंगल कितना बनेगा नॉर्मल से 60। तो ये क्रिटिकल सी जो है, मतलब जो क्रिटिकल एंगल है सी वो 60 डिग्री है। आगे नॉर्मल से 30, 90, 60 ये, तो इसका क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के हिसाब से अपन को यहाँ पे रिफ्रेक्टेंस देखना पड़ेगा। तो साइन 60 क्रिटिकल साइन सी बराबर म्यू लिक्विड अपॉन म्यू ग्लास। तो साइन से √3/2 और म्यू लिक्विड कितना होगा निकालना है, और म्यू जी इसका कितना है 3/2। तो 2√3/2 इंटू इसको दे ले जाओ 3/2 म्यू एल, म्यू जी हो गया, म्यू जी से 3/2। तो ये होगा 3√3/4। ये दूसरा तरीका और है, उससे भी अपन कर सकते हैं। कि साइन 60 इंटू इसका रिफ्रेक्टेंस 3/2, वो n1 साइन i1 इज इक्वल टू n2 साइन i2 लगा रहा हूं।
इक्वल टू N2 इसका निकालना है, म्यूएल निकालना है, और ये साइन 90 ऐसे कर सकता हूँ। N1 साइन I1 N2 साइन I साइन R, तो 3/2 ये सेकंड तरीका होता है ना, ये हो जाएगा साइन 60√3/2 म्यूएल, तो ये कितना रहा 3√3/4, ये रेफरेंस इंडेक्स हो जाएगा लिक्विड मीडियम का। तो आप चाहे तो इस, ये तो मैंने सी का कंसेप्ट था इसलिए 90 ले लिया, बाकी ये फॉर्मूला तो हमेशा लगता ही है, ये तो लगता ही। तो ये मेरे कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझने की चीज़ है इसके अंदर, एक देखो ये N1 है, ये Ni मान लो, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, और ये लास्ट N फाइनल लिख दो। ये R1, ये R1, ये R2, ये R2, ये R3, ये R3, I R1 फिर I1 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है, R2 फिर R2 हो गया, R3 R3, ऐसे ही आपका है। R4 ये R4, और ये आपका RF लिख दिया। ये कई लेयर है, तो अपन ये देखते हैं कि इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही, इस मीडियम से अलग अलग रेफरेंस इंडेक्स है। तो अपन क्या लिखते हैं, Ni साइन I इज इक्वल टू N1 साइन R1, इन दोनों के लिए। फिर यहाँ पे देखो N1 साइन R1, N2 साइन R2, क्योंकि इस मीडियम से इस मीडियम है। फिर इस तरफ N2 और N3 के बीच में N2 साइन R2 इज इक्वल टू N3 साइन R3, ऐसे N3 साइन R3, N4 साइन R4 और N4 साइन R4 इक्वल टू N फाइनल साइन RF लिख दिया फाइनल, मतलब जो भी है लगातार। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक ये इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब लास्ट में जाके देखो ये इसके बराबर आ गया ना, तो ये इसके बराबर, तो आप इसको भी तो रख सकते हैं। और N2 साइन R2 क्या है, N3 ये रख सकते हैं, और ये N3 साइन R की जगह ये रख सकते हैं। तो इसका मतलब लास्ट में जाके आ गया N1 साइन I NF फाइनल साइन RF, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, ये ओनली फॉर वैलिड, ये तभी वैलिड होगा कि कहीं इसके अंदर कहीं सी बीच में TIR ना हो जाए, रिफ्लेक्शन लगातार होना चाहिए आगे तक। ओनली व्हेन देयर इज नो TIR इन बिटवीन लेयर, ठीक है, नो TIR कोई बीच में इन बिटवीन लेयर, ऐसे लौट के नहीं आनी चाहिए, तभी लगा। तो ये क्वेश्चन लेते अपन, देखो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तभी अप्लाई होगा जब लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, ओनली व्हेन
देयर इज नो TIR इन बिटवीन लेयर। ठीक है, अप्लाई, ओनली अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। देखो अगर सपोज आपको ये दे दे कि सपोज ND दे दिए आपको 2 और NR दे दें 1, तो आपसे पूछे क्रिटिकल एंगल क्या है, तो ये देख लो बस, रेज चार्ज किधर से किधर, क्रिटिकल एंगल तो फिक्स है 2 के लिए, तो इसमें क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन C इजिकल टू 1/2। मतलब 2 मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स दे रखा है तो साइन C निकालना आसान है, छोटा अपॉन बड़ा, ये हो गया C 30 डिग्री। तो 2 मीडियम का दे रखा है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस इंडेक्स है 2√2 है, ये √2 है, ये 1.2 है, ये 1.2 है, ये 2 है, ये 45 है। ठीक, तो इसका एंगल यहां पे निकालना है कि इसका R क्या होगा यहां पे। ठीक, अलग अलग है, √2 से √2 में √1.2 1.2 ये निकालना है। तो अगर अपन इसको अप्लाई करते हैं तो देखिएगा 2√2 sin 45 इक्वल टू इसका रेफरेंस इंडेक्स आपका यहां से पूछा, यहां से √2, तो ये R पूछा है 1/4 से √2, तो 2 इंटू साइन R। ठीक, कि इस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फर्स्ट और लास्ट में लगा दिया ना, तो 2√2 sin 45 इक्वल टू 2 इंटू साइन R। तो इसमें क्या होगा 2√2 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 साइन R, और 2 से 2 कैंसिल, साइन R कितना आ गया 1, तो R इक्वल टू 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 बनेगा ऐसे, लेकिन ये गलत है, गलत। बताओ क्यों? इसमें यहां पे देखो, इसके इन दोनों के बीच में TIR हो चुका है, क्योंकि इनके बीच में जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल का छोटा अपन बड़ा √2 अपन 2√2 काट दिया, साइन C इन दोनों बिटवीन लेयर क्या, साइन C बराबर 2 1/2, ये आ गया 30 डिग्री, और ये एंगल कितना 45, तो ये तो 45 पे लौट जाएगी ना, नहीं तो ये रेस तो वहां तक जाएगी ही नहीं, ये रेस तो वहां से यहीं लौट जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो अपन बिटवीन लेयर के बीच में काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा कि लगातार रिफ्लेक्शन होना चाहिए, लगातार रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कहीं TIR ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये रेज यहाँ पहुँचेगी नहीं, ये रेज यहीं लौट जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये पूछिए कि R क्या होगा, तो R 90 नहीं होगा, R आपका ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ 45 पे लौट जाएगी, 45 पे लौट जाएगी। अब आप एक नया टॉपिक इसी के अंदर लेते हैं, अपना टॉपिक है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या होता है कि जैसे ये आपका यहां पे कोई बल्ब लगा दिया अपने, ये डेंसर मीडियम है, H गहराई पर, ये रियर मीडियम है, तो रेस क्या होगा इसके अंदर, वो एक पूरी रे नहीं निकलेगी,
सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब एक आपको एक सर्किल का पैच दिखाई देगा, वहां से ही लाइट दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? देखो कि यहां से सपोज ये एच गहराई से यहां से अगर कोई रेज गई, ये एंगल है, तो ये इधर हो जाएगी। एच गहराई पर कोई आपका बल्ब है और ये आपका डेंसर मीडियम है और रियर मीडियम में जा रही है, फिर और कोई रेज गई तो और चलेगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहां पे आएगी, ये क्रिटिकल एंगल पे हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, तो यही बढ़ेगा ना, तो ये आपका ये रेज टकरा के इधर चल जाएगी और उससे ज़्यादा जाएगी तो वो लौट जाएगी। कहने का मतलब इसके बाद कोई भी रेज आएगी वो इधर लौट के आ जाएगी। तो ये पॉइंट है ना, इससे इधर 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 इधर, इसका मतलब एक कौन शेप बन जाएगा चार तरफ 3D, कि बल्ब बीच में रहेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, तो एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा ये आपका एक। तो अपन को यही रेडियस निकालनी है इसकी। तो टॉपिक है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशंस बोलते हैं या इल्यूमिनेशंस बोलते हैं, देख लेना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ी इंग्लिश कम आती है बता दूं। ये मतलब ये ब्राइट पैच, एक तरह से समझा, ब्राइट पैच दिखाई देगा, वही निकालना रेडियस। डेंसर, इसका रिफ्रेंडेक्स अपन म्यू डी ले लेते हैं और इसका म्यू आर, क्योंकि अगर एयर है तो उसकी जगह 1 रख देंगे और ये वाटर है तो इसको लिख देंगे। एच गहराई, एच डेप्थ पर ये आपका बल्ब है, तो आपको ये रेडियस निकालनी है कि किस रेडियस का ब्राइट पैच बनेगा। आगे सुनो कि जो आपको लाइट दिखेगी इधर, उससे ज़्यादा फिर नहीं दिखेगी लाइट, इस रीजन में आपको दिखेगी, उसके बाद लाइट नहीं दिखेगी। एक ऊपर से एक सर्किल दिखेगा, उस सर्किल की रेडियस निकालनी है, उसका एरिया निकालना है, रेडियस निकालनी है। देखो अगर सी के बाद तो दिखेगा ही नहीं ना, तो साइन सी, ये सी होगा तो ये भी सी होगा, ये वाला देखो ये सी है तो ये भी सी होगा, तो साइन सी इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। अच्छा, इस सी के हिसाब से देखा तो आर अपॉन एच, नहीं आर, आर तो ये एच है, तो दो ये डायग्राम, ये एच है, ये आर है, ये सी है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो आर टेंशन, इसको सोल्व करके आर निकालना है। देखो दोनों तो स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तो स्क्वायर करें तो ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर का होल स्क्वायर और म्यू डी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर म्यू डी का स्क्वायर, आर स्क्वायर म्यू आर का होल स्क्वायर, आर मतलब रियर, प्लस म्यू आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर, इसको दे लिया है तो म्यू आर का स्क्वायर एच स्क्वायर। एच डेप्थ पर है जहां पे बल्ब लगा हुआ है, एच क्या चीज है? डेप्थ, सरफेस से डेप्थ। तो आर इक्वल टू, इसको दे लिया, रूट भी कर रहा हूं मैं साथ साथ, म्यू आर एच म्यू डी का स्क्वायर माइनस म्यू आर का स्क्वायर का रूट। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रियर मीडियम, और एच जिस गहराई डेप्थ पर वो बल्ब लगा हुआ है, और म्यू डी अपॉन आर। अगर सपोज ये एयर है, अच्छा इसमें देखा आर प्रोपोर्शनल टू एच। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बल्ब को नीचे लेके जाएंगे अपन तो ये सर्किल की रेडियस बढ़ेगी, सर्किल की रेडियस बढ़ेगी, और इसका एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपको रिफ्रेंडेक्स दे देंगे, रियर का दे देंगे, अगर एयर है तो एयर का लिख देना, और डेंसर जिस मीडियम उस पर रख देना, सारी वैल्यू दी ऐसे दे देंगे कि जिस डेप्थ पर है, और आर निकालना, आर से एरिया ही आ जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्किल बन जाएगा।
कौन सी बनेगी, नीचे से ही कौन। देखो इस पर क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। ये सपोज यहां बल्ब लगा हुआ है और ये ऐसे लिक्विड में डूबा हुआ है, ये एयर मान 9 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है और इसका रेफरेंस इंडेक्स है म्यू डी 5/4। ये एयर का मान होता है। तो आपको ये निकालना है सर्किल की, ये निकाल ब्राइट पैच, एरिया ऑफ ब्राइट पैच, ये इतना। देखो सी के बाद तो निकलेगा ही नहीं ना, सी तक, तो ये सी होगा तो ये भी सी होगा, तो साइन सी। अच्छा ये आर ले लेते हैं, तो आर अपॉन 9 सेंटीमीटर, 10 सी, तो आर इक्वल टू 9 10 सी। अच्छा 10 सी कैसे निकाले, साइन सी निकाल लेते हैं पहले। तो साइन सी इज छोटा अपॉन बड़ा, तो एन म्यू आर 1 अपॉन ये कितना हो गया, म्यू आर अपॉन म्यू डी 5/4 या 4/5। तो इसे ट्रायंगल का अगर अपन 10 सी निकालें तो सी ये हो जाएगा 4 5, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 सी इजिकल टू 4/3, तो आर इजिकल टू 9 इंटू 4/3, 4/3 सही है। तो ये 3 3 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। भाई साइन सी से 10 सी निकालिए ना, साइन सी की ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, तो आपका ये एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू 12 का स्क्वायर आंसर। एक क्वेश्चन होते लास्ट ले लेते हैं। अब ये तो क्या पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, सपोज आपका ये इसका रेफरेंस इंडेक्स अपन लेता है √2 और यहां से एक ट्यूबलाइट रखी हुई है, ट्यूबलाइट, और जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लाइन सोर्स मतलब छोटे छोटे बल्ब मान लो एक तरह छोटे छोटे, और ये है 10 सेंटीमीटर। तो आपको दो चीज निकालनी है कि ये सर्किल बनेगा, क्या बनेगा, किस तरह बनेगी, और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। और √2 ये एयर है। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसकी रेडियस क्या बनती है, कि अगर ये पॉइंट सोर्स इसकी बात करें, ये पॉइंट सोर्स है और ये 10 है, तो साइंस ये आपका सी, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 45, मतलब ये आपका 45 बनेगा, तो ये 45 होगा, तो ये 45 होगा, तो ये 45 होगा, तो ये आपका कितना 10 है ना, तो ये 10। कहने का मतलब ये इसके पॉइंट सोर्स के कारण जो सर्किल बनेगा वो एक तरह का 10 सेंटीमीटर का सर्किल ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। इसको पॉइंट मानकर इसके लेके 10 सेंटीमीटर का सर्किल बन जाएगा। तो अपन इसे यहां पे देखो, इसका एक 10 सेंटीमीटर का सर्किल बनेगा इस तरह का। ये एक्चुअल में इस तरह का है, ये यूं जिसमें पॉइंट और सर्किल, इस वाले का भी सर्किल, इस वाले का भी यूं, इस वाले का यूं, छोटे छोटे। अब इसका बनेगा, ये इसका सेंटर बन जाएगा, अगले का
अगले का इस तरह, इसके एक एक पॉइंट्स के सर्किल बना रहा हूँ मैं, ऐसे लास्ट वाले का। तो एक सर्किल, फिर इसके बगल में सर्किल, फिर एक और सर्किल, फिर एक और सर्किल, एक और सर्किल, इस तरह लास्ट तक। तो ये शेप इस तरह बनेगी। और इसका जो सेंटर आएगा यहां से आएगा, ये भी सेंटर यहां पे आ जाएगा। अब अपन को ये देखना है कि इसकी रेडियस क्या बन रही थी पहले तो इससे निकाला था ना, इसकी रेडियस क्या बन रही है 10, तो ये 10 इधर आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा इस पॉइंट से। अच्छा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो सर्किल बनेगा इधर, तो यहां से आता है यो बनेगा नहीं इस तरह, इस तरह का। तो ये आपको मैंने क्यों इस तरह दिखाया, ये डायग्राम यो है, ये 20 होगा। तो इसका एरिया तो एक तो सबसे पहले शेप इस तरह बनेगी इसकी, एक तो इलिप्टिकल शेप। तो इसका एरिया क्या बनेगा तो 20 इंटू 5, ये 5 तक का ना, तो 20 इंटू 5 प्लस आधा सर्किल ये बन रहा है और आधा सर्किल ये बनेगा इसके आगे, प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 100 प्लस 100 पाई, ये एरिया बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका कि ये एक लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, जो ऐसे रेफरेंस में रखी है √2 और इधर एयर है, वाटर, ये लिक्विड है में रखी हुई है और इसकी लिक्विड के अंदर की हुई, और 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर रखी हुई है। तो आपको वो निकालना है कि किस वो ब्राइट पैच से निकालना है, इसका ब्राइट पैच का एरिया निकालना है। तो फाइंड द ब्राइट पैच, तो किस शेप का बनेगा और ये बनेगा। तो ये आपका मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैंने पॉइंट सोर्स की तरह एक पॉइंट सोर्स को पहले ट्रीट किया, उस पॉइंट सर्किल से फिर सर्किल पार कर लगे लास्ट उस सर्किल को पकड़ लिया, तो छोटे छोटे सर्किल बनेंगे और उसकी सर्किल की रेडियस बनेगी 10, तो उसका टोटल डायमीटर आपका 20। तो एक तो ये रेक्टेंगल हो गया आज तक का रेक्टेंगल, प्लस ये आधा सर्किल आधा स्केल, तो इसका निकाल लिया पाई 20 इंटू 5 और प्लस पाई। तो आपका ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपको आने वाले टॉपिक और अच्छे लेंगे। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मुझे जितना ज़्यादा आप करोगे मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।